Evening to all the viewers and aspirants who are watching us live right now and will be watching this session thereafter. So I'm waiting for participants and viewers to join our live session so that we can start the session as soon as possible. Hey guys, I hope you all are doing well. Hello, good evening. Hello. तो स्वागत है आप सभी का सिविल सर्विसेज प्रेप के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम लेकर हाजिर है एक और मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल सक्सेस स्टोरी। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि आज के हमारे गेस्ट कौन है, लेकिन फिर से मैं उनका इंटरव्यू आपको एक बार दे देती हूं। वो है IAS ऑफ 2018 बैच। इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन फ्रॉम IIT कानपुर की है इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड he had secured very good marks and grades in his graduation as well. पर जब उन्होंने अगले साल अपना सिविल सर्विसेज का अटेम्प्ट किया तो पहले ही अटेम्प्ट में उन्होंने बहुत ही अच्छी रैंक के साथ IAS की पद को हासिल किया। तो सर है IAS विकास ममर सर, जो कि पोस्टेड है एज अ सब कलेक्टर इन टेकाली सब डिविजन ऑफ श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश। So are you guys ready to join this and interact with this young and dynamic personality? Hello, good evening all of you. Hello. So like all we know that UPSC civil services is a long journey to cover and motivation is a very needed thing. सो आज इसी मोटिवेशन और कुछ टिप्स और स्ट्रेटजी के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित है इस लाइव इंटरेक्शन सेशन में। हेलो एवरीवन। हेलो सर, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ सिविल सर्विसेज प्रेप। वी आर वेरी ऑनर्ड एंड हैप्पी टू हैव यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म। Hello, good evening. Am I audible and am I clearly visible? Yeah, sir, you are visible as well as audible. Okay. So, hello, good evening. So we can start the session. Yeah, sir, we will fully start the session now. Our participants has joined us and we are going to start this session of live interview. First of all, I thank you कि आपने आपके बिजी स्केड्यूल में से आज इस लाइव इंटरेक्शन के लिए टाइम निकाला। जी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आज थोड़ा सैटरडे इवनिंग थोड़ा फ्री रहता है, तो इसलिए सोचा कि अगर मेरी तरफ से कुछ हेल्प हो जाए लोगों को, if I can be of any help, I'm happy to do. हाँ, तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा सर कि आप अपने और आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताइए और एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में। ओके, सो मेरा पूरा जो स्कूलिंग है वो गुजरात से हुआ है, क्योंकि मेरे पापा की जॉब वहीं रही है, तो मैं गुजरात में ही पूरा एजुकेशन मैंने किया है। उसके बाद आई वेंट टू कोटा टू प्रिपेयर फॉर IIT. आई गॉट थ्रू. आई वेंट टू IIT कानपुर and I stayed there for 4 years for BTech program, BTech in mechanical engineering. Then I graduated in 2017 and then 2018 I gave the exam और फिर मैंने क्लियर कर लिया। तो उसके बाद मुझे कैडर मिला आंध्र प्रदेश, तो अभी मैं आंध्र प्रदेश में पोस्टेड हूँ, श्रीकाकुलम में। और पेरेंट्स का ये है कि जनरली गुजरात में ही रहे हैं हमेशा से, क्योंकि जॉब वहीं रही है, तो अभी भी गुजरात में ही है। और मेरी सिस्टर MBBS कर रही है, तो इस हिसाब से पूरा नॉर्मल जो बैकग्राउंड है वो ये है। बाकी और डिटेल में कुछ जानना हो तो बताइए। इट्स इनफ फॉर नाउ। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आप कुछ शेयर कीजिए जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और आपने उस लिस्ट में अपना नाम देखा। हाँ, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग थी। जैसे मैं उस दिन जैसे शाम को 7 बजे रिजल्ट आने वाला था, इतना आइडिया था कि शाम को आएगा 6-7 बजे।
तो हम लोग 3-4 बजे से ही वेट कर रहे थे नॉन स्टॉप में, साइट रिफ्रेश करे जा रहा था बार बार। टेलीग्राम बहुत एक्टिव होता है जनरली यूपीएससी में, मतलब टेलीग्राम पे ज्यादा लोग रहते हैं कैंडिडेट्स एज कम्पेयर टू व्हाट्सएप, क्योंकि उसमें लिमिट ज्यादा है। तो टेलीग्राम का ग्रुप था, उसमें मैं बार बार कंटिन्यूसली देखे जा रहा था, रिफ्रेश कर रहा था कि शायद अब आएगा अब आएगा अब आएगा। फाइनली 7 बजे के आसपास रिजल्ट आया। सो डेफिनेटली मतलब मैं रोने लगा। तो मैं रोने लगा क्योंकि नाम देखा मैंने एक्चुअली सीधा विकास सर्च नहीं किया था। मैंने मेरी सरनेम जैसे MAR MAT है, तो मैंने MAR लिखा था बस। तो उसमें फिर 2-3 रिजल्ट आए थे, तो तीसरा नंबर का जो रिजल्ट था वो मेरा नाम था। तो फिर मैं जोर से चिल्लाया और रोने लगा। फिर पेरेंट्स भी वहीं थे, तो फिर सबसे पहले जाके, मतलब मम्मी मिली मुझे सबसे पहले बाहर। वो सब बाहर वेट कर रहे थे, और एक्चुअली पापा मंदिर में थे तो वो मंदिर से बाहर नहीं निकले। सो इट वाज लाइक ग्रेट मोमेंट। इट वाज समथिंग दैट आई कांट फॉरगेट एवर। सो उसके बाद फिर जैसे ही रिजल्ट आया उसके 15 मिनट बाद स्टार्ट हो गया सब कुछ, लोगों का आना, फोन आना। फिर घर पे उस दिन शाम को मतलब 11 बजे तक नॉन स्टॉप गेस्ट आते रहे मतलब अगले 4-5 दिन वो एक बहुत अच्छा माहौल रहता है, क्योंकि आपको भी बिलीव नहीं होता, आपकी लाइफ अपसाइड डाउन चेंज हो जाती फीलिंग है। समथिंग करने के लिए। तो और फिर लोग आपको बहुत ज्यादा सडनली बहुत रिस्पेक्ट देने लग जाते हैं, जो शायद पहले आपको इतना जानते ना हो, पूछना हो, जनरली आपको एकदम से uh, बोलने लग जाते हैं। सो it was good. It was something that I hope that everyone experiences, those who are preparing. I hope then, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कम लोगों का होता है, पर जो भी लोग सीरियसली कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, आई होप कि उनकी लाइफ में वैसा मोमेंट आ। Yeah, sure. This was a moment of goosebumps for every aspirant who got selected or get selected in the exam. So यस। my next question is, हमारे एक व्यूअर है जिन्होंने एक क्वेश्चन भेजा है कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए सही समय क्या होता है, कि स्कूल से हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, या कॉलेज के दौरान करनी चाहिए, या फिर आफ्टर कॉलेज? सी कोई मतलब मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि यूपीएससी इज अ 1 ईयर गेम। सो अगर आप एक साल अच्छे से पूरा दिन रात मेहनत करके तैयारी कर लेते हैं, तो हाई चांसेस है कि आपका मतलब हो जाएगा। जैसे कि इरा सिंगल मैडम भी 2014 बैच के टॉपर है, उन्होंने भी यही बात बोली थी कि अगर फॉर 1 ईयर विथ 10 आवर्स एवरी डे, सो 10 आवर्स 1 ईयर, वो उनका फॉर्मूला था। तो जब मैं प्रिपरेशन करता था तो मैं भी ये बात मैं बहुत देखता था टॉपर्स के जो पहले सिलेक्ट हुए इनके कोरा वगैरह पे, तो ये चीज मेरे माइंड में बैठ गई थी कि चाहे कुछ भी हो, एक साल में मतलब ऑन एन एवरेज डेली का 10 घंटा मेरा होना चाहिए। अब मैं उस चीज में बिलीव नहीं करता कि इतने आवर्स हो उतने आवर्स हो, पर ऑन एन एवरेज। तो उससे क्या होता है कि आपको कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ यार, मैंने पिछले एक साल मतलब मैंने पूरा दिन रात इसमें दिया है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे पर्सनली, मेरा अपना ओपिनियन है, इट शुड नॉट बी जनरलाइज, कि इट शुड नॉट be a game of 4-5 years. Generally, I've seen many people who ask me after 12th or first year of college. See, one should understand that UPSC is not a static exam. It's not like IIT or AIPMT that once you remember everything, then you can just recall in the exam and you can write it. And once you understand the formula, you can apply the formula and you can get results like IIT exams. But this exam is more of dynamic in nature. Okay, so dynamic in nature in the sense that when you are preparing for it, the subjects that includes dynamicity are like maybe economics, okay, then Yeah. geography, environment, ecology. So all of these subjects, they have some sort of dynamic nature, in the sense that every day it is changing. Current affairs, every day some Yeah. conference is happening, some new movements are coming, some new policies are coming. Except history. History you can't change, and except polity to some extent, and Yeah, art geography. and culture, history part. Except these 2-3 subjects, everything is changing. So if you start preparing from first year itself, till the time you give exam, so many new things would have come up. And then since you have studied from your first year of college, you'll feel like revising everything, and then you'll go into some kind of depression that I'm not able to revise. But it is not like that. This exam only demands your decent knowledge in every subject. Like you have to be jack of all trades. That is the Okay. formula. Okay, and for that 1 year is more than enough. 1 year, but day and night dedication with
With job also you can do. There are many people who have cracked with job, but those are very rarest of rare cases where people do their jobs and they give extra, they give little extra effort. Like they'll work for almost 14, 15 hours. Like after job also they'll study for 3, 4 hours. So for that you need some extra level of motivation. But normally I would prefer that you take 1 year off from everything and you prepare for this exam and then you appear for it. So it becomes slightly easy. या वेरी And राइटली सेड सर. so there is no तो right time. आपने Okay. अभी डिमोटिवेशन की बात की, तो अभी कोविड-19 का समय है और बहुत सी अनसर्टेनिटीज, बहुत ही नेगेटिविटीज, डिमोटिवेशन और स्ट्रेस का सामना स्टूडेंट्स को करना पड़ता है. तो Hmm. कैसे स्टूडेंट्स इन सब से डील कर पाए और आपका क्या मंत्रा था या फिर आपने क्या फॉलो किया इन सब से डील करने के लिए? सी एग्जाम ऐसी है कि आपको मतलब सिर्फ और सिर्फ यही दिखता है उस समय प्रिपरेशन में, तो डेफिनेटली आपको एक समय के बाद थोड़ा सा मोनोटोनिसिटी लगने लग जाती है. यू स्टार्ट फीलिंग कि हाउ कैन आई रिमेम्बर दीज मैनी थिंग्स एंड इट डजंट मेक एनी सेंस. सो व्हाई एम आई स्टडिंग अबाउट 1000 जो 2000 साल पहले हुआ था, व्हाई एम आई स्टडिंग नाउ, हाउ डज इट मैटर, and why am I studying about some molecule or something like in science and tech. But then you have to understand that you are, no one is asking you to do PhD in any subjects. Okay, no one is asking you to do PhD in history, or you just need to study that is required to clear this exam. Ultimately the aim is to clear the exam and to come into service and to do the public service in real life. Why do we study all this? Only reason is like ki, so that you develop your mind in every aspect of life. Like if tomorrow if you are supposed to give a conference, if you are supposed to speak in a conference, then you should know about your country, about your history, or maybe about how political system works here, and what is it. Suppose if you are posted in tribal region in some maybe some regions of northeast or in north or in south, so you should know about what are the geographical challenges. Okay, so that's why you study all these subjects. And as far as your question is considered, how do we motivate ourselves? You should take small breaks. Small break in the सर, sense like suppose. Hmm, आई वुड लाइक टू इंटरप्ट हियर. हमारे काफी एस्पिरेंट्स हिंदी मीडियम से है, तो आई वुड लाइक टू हाँ इंटरप्ट ओके. एंड से दैट हम दोनों इस इंटरव्यू को हाँ हिंदी इंग्लिश में रखते हैं. नहीं नहीं ठीक है. सो जैसे अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इंश्योर करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेक्स लें. ब्रेक्स इन द सेंस जैसे लंबे ब्रेक्स हैं. जैसे अगर आप 1 घंटा पढ़ रहे हैं तो 50 मिनट आप पढ़िए, 50 मिनट पढ़ के आप 10 मिनट का ब्रेक लीजिए. ब्रेक में आप क्या कर सकते हैं कि या तो आपको एक दो गाने सुन लीजिए, ठीक है, या यूट्यूब पे आप कुछ भी कॉमेडी, जैसे मैं जनरली फ्रेंड्स देखता था, है ना. फ्रेंड्स के बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे क्लिप्स होते हैं, 5 5 मिनट के, 6 6 मिनट के. तो मैं 50 मिनट के बाद एक फ्रेंड्स का क्लिप देख लिया, फिर उसके बाद वापस पढ़ने लग गए. फिर ऐसे 3 4 सेशंस के बाद आप अपना एक लंबा ब्रेक लीजिए. जैसे लंच का ब्रेक हो गया, या फिर आपका इवनिंग स्नैक्स का हो गया, या आपका डिनर का हो गया, या फिर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट का हो गया. तो इससे क्या है, आपको ऐसा फील नहीं होता कि यार बहुत ज्यादा मैं मतलब बिल्कुल एकदम एक ही चीज करे जा रहा हूँ, ब्रेक नहीं मिल रहा. आपका माइंड भी काम करेगा. 10 मिनट का आप ब्रेक लोगे तो यू विल ऑल्सो फील, आपको भी ऐसा रिफ्रेश जैसा फील होगा, है ना. तो वो हो गया. उसके बाद हर संडे को, जैसे जनरली मैं हर संडे को आफ्टर लंच में अपना फ्री रखता था. तो every Sunday after lunch I used to watch some good movie, और I used to go out with my, like जो मेरे साथ फ्लैटमेट्स थे, जो मेरे साथ कॉलेज से साथ में थे, उनके साथ मैं बाहर चला जाता था थोड़ी देर घूमने फिरने. तो हर संडे की शाम में अपना थोड़ा फ्री रखता था. तो उससे क्या होता था कि मुझे एक एनर्जी मिल जाती थी वापस मंडे से वापस स्टार्ट करने की. और क्योंकि अंदर से मोटिवेशन था कि ये करना ही है, ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं था लाइफ में, या फिर ऐसा कुछ नहीं था कि यार मतलब ट्राई करते हैं. ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए कि चलो ट्राई करते हैं देखा जाएगा. मेरा नेक्स्ट ऐसा नहीं होना क्वेश्चन चाहिए. यही है हम्म. मोटिवेशन पे. तो अक्सर स्टूडेंट्स देखा देखी में या आजकल जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है, वो सब देखकर, इस जॉब की ग्लिटर एंड जिटर्स देखकर इस जॉब के लिए पढ़ाई स्टार्ट करते हैं. लेकिन एक कंसिस्टेंसी और वो मोटिवेशन फोर्स होना बहुत जरूरी है. तो आप इसके लिए सबको क्या कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल जरूरी है मोटिवेशन. देखो पहली बात, दो चीज होती है, इंस्पिरेशन और मोटिवेशन. ठीक है, इंस्पिरेशन आपको, जैसे मैं आपको इंस्पायर कर सकता हूँ पर मैं आपको मोटिवेट नहीं कर सकता. मतलब मुझे देख के आपको, या फिर किसी भी टॉपर को देख के, या कोई बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है कोई भी फील्ड में, उनको देख के आप इंस्पायर हो सकते हैं. इंस्पायर का मतलब ये होता है कि आपको उनको देख के लगता है कि हाँ यार ये एक पर्सनैलिटी है और मुझे इनके जैसा बनना चाहिए लाइफ में, मुझे अच्छा लगता है इनसे, मुझे पॉजिटिविटी आती है, वो इंस्पिरेशन होता है.
मोटिवेशन होता है कि आप एक्चुअली में वो ऑन ऑन फील्ड आप एक्चुअली में वो एक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो वो आप खुद से, आपको जब तक अंदर से खुद को आग नहीं लगेगी तो किसी और के बोलने पे कुछ नहीं होगा। अंदर से आग लगनी चाहिए खुद को कि यार मैं अगर यहाँ पे आया हूँ दिल्ली में, या फिर मैंने अपनी जॉब छोड़ के तैयारी कर रहा हूँ, या फिर कुछ भी आप कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करते हो इस प्रिपरेशन के लिए, तो उसको आपको मन में रखना चाहिए। तो वो चीज तो मतलब मैं किसी के अंदर नहीं रख सकता, वो तो खुद से होती है। पर इतना जरूर बोल सकता हूँ कि हम मतलब बस आप लंबा मत सोचिए कि आज से 10 साल बाद 20 साल बाद, ऑब्वियसली वो सोच नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमको नहीं पता क्या होगा लाइफ में। पर एटलीस्ट आज से 3 साल 4 साल बाद का तो हमेशा सोच के रखना चाहिए, इवन दो वी आर नॉट श्योर ऑफ टुमारो। फिलोसॉफिकल थॉट है, पर रियलिटी में यू शुड ऑलवेज थिंक ऑफ एटलीस्ट 4 5 ईयर्स की आज से 5 साल बाद मतलब मैं अपने आप को किस पोजीशन पे देखना चाहता हूँ। ठीक है, जनरली मतलब। तो आप जैसे कॉलेज के 4th ईयर में हो, तो आप एक बार को सोचिए कि आज से 5 साल बाद क्या मैं एक प्राइवेट कंपनी में अपने आप को देखना चाहता हूँ, या फिर गवर्नमेंट जॉब में अगर देखना चाहता हूँ तो किस तरह की जॉब में, यूपीएससी में। तो उस समय फिर आपको फील होगा एक बार को। चलो आपने आज मस्ती मजाक कर लिया, आप घूम लिए फिर लिए, पर आप ये सोचोगे ना कि आपको ये सोचना चाहिए कि ये चीज लाइफ टाइम नहीं रहेगी। आज से 5 साल बाद शायद मतलब मैं इतने हंसी मतलब इतना मस्ती घूमना फिरना ना कर पाऊँ शायद मेरे को। अभी तो मेरे पेरेंट्स मुझे दे रहे हैं, शायद आज से 5 साल बाद मेरे को ना दे, या फिर कुछ और सिचुएशन आ जाए सामने। तो ये चीज आपको मन में होनी चाहिए। और हाँ, मोटिवेशन दूसरा, फैक्टर तो अच्छी अच्छी मूवीज देखनी चाहिए मेरे हिसाब से प्रिपरेशन के टाइम पे। यू शुड ऑलवेज, हाँ मतलब जैसे जैसे मैं संडे आफ्टरनून में रखता ही था अपना फ्री, तो मैं हमेशा एक कोई अच्छी मूवी जरूर देखता था। जैसे बहुत अच्छी अच्छी मूवीज है, एक रश रश करके मूवी है, जेम्स हंट निकी लाउडा की, वो F1 रेसिंग पे है। वो मुझे बहुत मोटिवेट करती थी, है ना। वो मैंने मूवी देखी थी, मुझे बहुत ज्यादा उससे मोटिवेशन मिलता था। और भी जैसे काफी अपनी इंडिया अपने इंडियन सिनेमाज में भी बहुत अच्छी अच्छी मूवीज है, तो जिनको देख के मुझे लगता था आजकल कि काफी यार जब वो मोटिवेशनल कंटेंट अवेलेबल है। इकबाल मूवी मैंने देखा था, मतलब मैं देखता था तो उसको मैं बार बार देखता था कि ऐसा नहीं है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि भाई पहले टेस्ट में कम मार्क्स आ गए, मोटिवेशन लूज कर दिया। पर उसको देख के लगता था कि नहीं, आप करते रहो, कभी ना कभी तो आपको रिकॉग्निशन और आपका कुछ ना कुछ लक फैक्टर तो आएगा ही। हाँ जी। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि आपने ये सब कुछ हैंडल किया, मैनेज किया, लेकिन अक्सर जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए यूपीएससी ने काफी डिटेल सिलेबस दे रखा है, लेकिन सिलेबस को डिकोड कर पाना और अंडरस्टैंड कर पाना पहली बार में काफी डिफिकल्ट रहता है काफी एस्पिरेंट्स के लिए। तो कैसे स्टूडेंट्स उस सिलेबस को समझ पाए और उसी पर स्टिक रहकर अपना सिलेबस को, अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं? हाँ देखो, वो बिगिनर्स के लिए मुझे सबसे पहले लगता है कि उनको सबसे पहले सिलेबस जैसे वो दे रखा है, पर वो लोग पढ़ते नहीं है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, बहुत कम लोग पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। तो आपको पहले एकदम डिटेल में पढ़ना चाहिए सिलेबस। डिटेल में मतलब कि एक्चुअली में क्या क्या टॉपिक्स है ना, और हर टॉपिक के लिए मैं क्या सोर्स यूज करूंगा, वो पहले फाइनलाइज करना बहुत जरूरी है। जैसे मान लो 4 पेपर है, तो पहले पेपर में जैसे हिस्ट्री है, सोशल इश्यूज है, ठीक है, जियोग्राफी है, तो आप पहले फाइनलाइज करो कि हिस्ट्री के लिए मतलब मैं स्पेक्ट्रम पढ़ूंगा या बिपिन चंद्र, जो भी एक चूज कर लो, स्पेक्ट्रम मतलब स्पेक्ट्रम। जियोग्राफी के लिए मैं एनसीईआरटी पढ़ूंगा 11th 12th की, और जीसी लियोंग का थोड़ा बहुत देखूंगा, इसके अलावा मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा। तो पहले आप जब भी फाइनलाइज कर लेते हो तो आपके पास आपका 50% का वहां हो जाता है मेरे हिसाब से, क्योंकि आधे लोग इसमें ही भटकते रहते हैं। जैसे मेरे साथ हुआ था ये, जैसे आज मतलब मैं इतना नहीं किससे, मतलब मैं सीधा कॉलेज से आया था और इतना मेरे को था नहीं कि कोई मुझे बता दे, तो मैं जैसे नेट पे ही देखता रहता था यूट्यूब पे टॉपर्स के कि कौन क्या बोल रहा है। तो तब मुझे धीरे धीरे 2 3 महीने में समझ आया प्रिपरेशन के बाद कि यार ये फाइनल मतलब एक ही चीज को 10 बार पढ़ना है, 10 चीज को एक बार पढ़ के कुछ फायदा नहीं है। तो मैं क्या है, फिर मैंने एक लिस्ट फाइनल करी कि बस ये बुक्स, मतलब ये बुक्स, इन बुक्स के अलावा मैं कुछ और नहीं पढ़ूंगा। तो सबसे पहले बिगिनर्स को ये करना चाहिए मेरे हिसाब से कि आप अपनी बुक लिस्ट फाइनल करिए, और उसके बाद चाहे कुछ भी बोले, चाहे आसपास के दोस्त कुछ भी बोले, कोचिंग वाले कुछ भी बोले, कहीं कोई कुछ भी बोल रहा है, आप अल्टीमेटली उन्हीं बुक्स पे उन्हीं पे अपने आप को डिपेंडेंट रखिए। ठीक है, उसके अलावा कुछ मत पढ़िए, उसी बुक्स को बार बार पढ़ते रहिए। तो और सर सेकंड चीज बिगिनर, आप नहीं बताइए। इसी के साथ ब्रीफली आप बुक लिस्ट की बता दीजिए, क्या रिसोर्सेज प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए पढ़ने चाहिए स्टूडेंट्स को? सी, प्रीलिम्स के अलग से कुछ तैयारी होती नहीं है, प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस सेम है। तो जो प्रीलिम्स में आता है वही मेंस में आता है। ओनली डिफरेंस इज कि मेंस में वर्ल्ड हिस्ट्री इज एन एडिशन दैट इज नॉट देयर इन प्रीलिम्स। सो और सोशल इश्यूज का जैसे कुछ नया एडिशन से, पर ओवरऑल आपकी जो तैयारी है वो, जैसे हिस्ट्री में मैं स्पेक्ट्रम प्रेफर करता हूँ, क्योंकि स्पेक्ट्रम में बहुत ही टू द पॉइंट डिटेल और अच्छे से लिखा हुआ है जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, और जनरली हिस्ट्री मतलब उससे आराम से आप निकाल सकते हो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो।
सो स्पेक्ट्रम हिस्ट्री के लिए और मैं कुछ रिकमेंड नहीं करूंगा। आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया की बुक बहुत अच्छी है, तो वो आप उसमें से 7-8 टॉपिक्स जो मेन मेन है वो आप उसमें से पढ़ सकते हैं। और एनसीईआरटी भी अच्छी है। उसके बाद जियोग्राफी के लिए मैंने बता ही दिया, 11th 12th की एनसीईआरटी प्लस जीसी लियोंग, इसके अलावा जरूरत नहीं है कुछ। पॉलिटी के लिए सबको पता है लक्ष्मीकांत, उसके अलावा कुछ और जरूरत नहीं है। और करंट अफेयर्स के लिए आप कोई भी जैसे एनवायरमेंट के लिए शंकर आईएएस की बुक अच्छी है, मैंने वही पढ़ी थी और कुछ नहीं पढ़ा था। और इसके अलावा क्या बचा, इसके अलावा साइंस एंड टेक का और इन सब का तो मैंने करंट इंटरनेशनल अफेयर्स वगैरह इन सब का मैं करंट से ही पढ़ता था। करंट में जैसे कि मैं विजन आईएएस का लेता था करंट अफेयर्स, सो उसमें पूरा रूरल डिवीजन करके बताते हैं अच्छे से। सो पूरे एक साल में इंटरनेशनल अफेयर्स अगर आप उनका पढ़ते रहोगे तो इनफ कंटेंट आपके पास हो जाएगा। तो वो इनफ कंटेंट हर चीज जैसे साइंस टेक का, इंटरनेशनल अफेयर्स का, तो इन सबको आप वहां से पढ़ सकते हो। इसके लिए क्योंकि ये डायनामिक टॉपिक्स है, इसमें कुछ ऐसा फैक्ट नहीं है इंटरनेशनल अफेयर्स में ना और साइंस टेक में, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब यही चीज आने वाली है, ऐसा नहीं है। हिस्ट्री में आपको आइडिया है कि यार इसमें से ही पूछेंगे 99%। पॉलिटी में भी आपको आइडिया है कि इसमें से ही पूछेंगे, कुछ अलग नहीं पूछेंगे। तो बस ये इस तरह से आप अपना टारगेट बनाइए। जैसे अगर अगले साल, जैसे अभी कल ही आया, अगले साल 5 जून को है प्रीलिम्स, तो जैसे जो अगले साल देने वाले हैं वो कोशिश करें कि फेब्रुवरी के एंड तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें पूरा। तो एक बार जब आप सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो पूरा, उसके बाद आपका मार्च अप्रैल में इसमें आप टेस्ट सीरीज, इसमें आप स्पेसिफिकली प्रीलिम्स पे फोकस कर सकते हो। जैसे आपने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी ज्यादा, आपने और ज्यादा अपने रिवीजन स्टार्ट कर दिया, कुछ नया नहीं पढ़ रहे हो, और मेंस और प्रीलिम्स के बीच जो गैप मिलता है उसमें आपको सिर्फ लिखने की प्रैक्टिस करनी है, उसमें कुछ नया नहीं पढ़ना है। क्योंकि अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया इसका मतलब यू हैव इनफ नॉलेज फॉर मेंस एज वेल, सो यू डिड नॉट स्टडी एनीथिंग न्यू। सो आपको बस वही चीज पढ़नी है, बस उसको पेपर पे कैसे प्रेजेंट करना है, एक्सप्रेस कैसे करना है, वो चीज आपको सीखनी होती है 3 महीने में। तो दैट 3 months इज मेंट फॉर दैट थिंग ओनली, टू राइट एंड टू एक्सप्रेस योर सेल्फ बेटर ऑन पेपर। तो इस तरह से अगर आप स्ट्रेटेजी रखते हो तो मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो जबकि यूपीएससी सीएससी ने सिलेबस को डिफाइन कर ही दिया है, लेकिन फिर भी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट का डिसीजन का टाइम आता है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा लिया जाए, स्टूडेंट्स को कौन सा लेना चाहिए ताकि वो स्कोर भी वेल कर सके और रैंक भी ला सके, तो कैसे एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज किया जा सकता है? सी ऑप्शनल का मैंने पहले भी एक सेशन किया हुआ है। सो देर आर 3 क्राइटेरियाज टू सिलेक्ट एन ऑप्शनल मेरे हिसाब से। जैसे पहला है कि आपका डेफिनेटली आपका इंटरेस्ट, मतलब आपको जब आप सिलेबस देख रहे हो ऑप्शनल का, तो यू शुड फील पढ़ते समय ना आपको ऐसा फील होना चाहिए कि हाँ यार ये चीज मैं पढ़ सकता हूँ, ये चीज मुझे अच्छी लगती है। जैसे कुछ भी, जैसे मान लो आपने पॉलिटिकल साइंस लिया या आपने सोशियोलॉजी लिया, तो आप जब सिलेबस देखो तो आपको फील होना चाहिए कि हाँ यार ये कास्ट इश्यूज, उसके बाद ये ट्राइबल इश्यूज, उसके बाद फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन, और मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन, और ये सब स्टेटस क्लास, ये सब चीजें आपको पढ़ते टाइम ऐसा फील होना चाहिए कि हाँ ये मैं पढ़ सकता हूँ। जैसे आप पीएसआईआर ले रहे हो तो आपको उसका सिलेबस पढ़ते टाइम आपको फील होना चाहिए कि हाँ यार ये मुझे इंटरेस्ट है इंटरनेशनल रिलेशंस में, किस तरह से कंट्रीज स्ट्रेटेजीज अपनी अलग अलग डिफाइन करती है डिफेंस को लेकर, उसके बाद अपने कल्चरल एक्टिविटीज को लेकर, हर चीज को लेकर। तो ये आपका हो गया इस तरह से, ये पहला चीज हो गया इंटरेस्ट। अगर आपको लगता है कि नहीं हाँ ये मैं पढ़ सकता, जैसे आपने मान लो 3 सब्जेक्ट चार्ट लिए फाइनली, आउट ऑफ 7 to 10 सब्जेक्ट, आपने 3 फाइनली आपको लग रहा है कि तीनों अच्छे हैं इंटरेस्ट में। उसके बाद आप सेकंड चीज देखिए उसकी प्रैक्टिकलिटी। प्रैक्टिकलिटी से मेरा मतलब ये है कि द राइट काइंड ऑफ सोर्सेज, मतलब कि क्या सोर्सेस अवेलेबल है या नहीं मार्केट में। जैसे आपने सब्जेक्ट चुन लिया और आपको कल को पता चल रहा है कि इसका आपको इंटरेस्ट है, पर कहीं ना कहीं आपको पता है कि इसके लिमिटेड सोर्सेज है बहुत, और इस एग्जाम में आप ऑप्शनल में आप बहुत ज्यादा डीप रिसर्च करने जाओगे तो आपका जीएस छूट जाएगा और फिर आप बहुत ज्यादा परेशान भी हो जाओगे। तो इसलिए कुछ ऐसे ऑप्शनल चुनो ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनको बिल्कुल ही कुछ आइडिया नहीं है, जो बिल्कुल जीरो में है कि मेरे को ऑप्शनल क्या लेना है। जिनको पहले से इंटरेस्ट है वो अलग बात है। फिर ये सेकंड पॉइंट हो गया प्रैक्टिकलिटी। जो सोर्सेज देखो, जैसे अगर सोशियोलॉजी ले रहे हो तो देखो मार्केट में क्या क्या बुक्स अवेलेबल है, टॉपर जिन्होंने पहले क्लियर किया है उन्होंने कौन सी बुक्स बताई है, क्या मैं इतना पढ़ पाऊंगा, क्या मेरा जीएस के साथ ये हो पाएगा, क्या अगर मेरे को कोचिंग लेने की नौबत आई तो क्या कोचिंग अवेलेबल है इसकी या नहीं, और अगर कोचिंग नहीं लेनी है तो क्या इनफ सोर्सेज मेरे पास होंगे या नहीं, और टाइम में कितना क्या इसका ओवरलैप हो रहा है जीएस से, या फिर अगर ये इंडिपेंडेंट है तो भी क्या मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्या मैं चिल्लूं। तो ये चीज होगी प्रैक्टिकलिटी। उसके बाद मान लो 3 में से फिर से आपने 2 फाइनल हो गए आपके, चलो प्रैक्टिकलिटी में एक हट गया, 2 बच गए आपके। अब 2 में आप तीसरी चीज देखोगे, मतलब जनरली मैटर नहीं करता है पर आप जनरली देखोगे स्कोरिंग पैटर्न, ठीक है।
तो आपको जनरली लिस्ट मिल जाएगी। तो आप देखो, जनरली मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे कोई बायसनेस नहीं हूँ, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, हर किसी में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। पर मेरा ये मानना है कि जनरली आपको देखना चाहिए कि पिछले 3-4 साल में जो भी टॉपर्स निकल रहे हैं, जो भी लोग निकल रहे हैं, ज्यादातर क्या ऑप्शनल मतलब सक्सेस, ऐसा नहीं है कि सब सभी सक्सेसफुल है जिसको इंटरेस्ट है, पर अब जिसको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, जो जीरो स्टेज पे है, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, तो उनको देखना चाहिए थोड़ा। जैसे कि अगर आप देखोगे तो जियोग्राफी का जो एवरेज स्कोर होता है वो 290 300 के आसपास जनरली रहता है, सोशियोलॉजी का 270 के आसपास रहता है। तो ये होता है, इट्स नॉर्मल। फिलोसफी का देखोगे तो आप ह्यूज डिफरेंसेस आपको मिलेंगे, एक सिलेक्टेड कैंडिडेट के 260 होंगे तो किसी के 330 होंगे, है ना। और ऐसे मैथमेटिक्स में, इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स में स्कोर्स बहुत अच्छे भी ला सकते हो आप, 330 340 ला सकते हो। और तो अलग अलग आप जनरली आप देखोगे, जनरली टॉपर जैसे भी रिसेंट के 5-6 साल में जो टॉप 50 में, 100 में, जो भी आईएएस की जो भी लिस्ट है उसके हिसाब से, आईपीएस की लिस्ट के हिसाब से, जो भी ऑप्शनल आपको ट्रेंड है लगता है ना कि देखते हैं। हाँ, तो आप देख सकते हो। ये उन लोगों के लिए जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, वरना तो सेकंड स्टेज पे ही फाइनल हो जाता है, इंटरेस्ट और प्रैक्टिकलिटी देखकर ही फाइनल कर सकते हो आप। तो ये मेरा ऑप्शनल पे बोलना है। तो पेरेंट्स और एस्पिरेंट्स को जो ऑफन एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो है कोचिंग की। अभी कोविड-19 में तो कोचिंग्स बंद है, तो अगर स्टूडेंट्स कोचिंग करें तो ऑनलाइन करें या ऑफलाइन, और या फिर उन्हें पूरी तरह सेल्फ स्टडी पे ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि कोचिंग के बाद भी काफी स्टूडेंट्स सेल्फ स्टडी से ही सेलेक्ट होते हैं, तो उन्हें टाइम लग ही जाता है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, कोचिंग और विदाउट कोचिंग और सेल्फ स्टडी? देखो, क्योंकि मैंने कोचिंग ली है, तो मुझे ऑनेस्टली नहीं पता कि सेल्फ स्टडी में कितना एफर्ट डालना पड़ता है और कैसे पढ़ना पड़ता है। शायद वो जिन्होंने पूरा खुद से पढ़ के किया वो बेटर बता पाए। पर मुझे इतना पता है कि आप कुछ भी कर लो, आपके पास कोई ना कोई गाइड होना चाहिए। अगर आप खुद से पढ़ रहे हो, आप ऑनलाइन कर रहे हो, तो ऑनलाइन भी गाइड ही है। मतलब अगर आप ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हो तो भी आपको कोई बता ही रहा है कि इस चीज को ऐसे पढ़ो, इस चीज को वैसे पढ़ो, हिस्ट्री में ये चीज इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री में या जियोग्राफी में ये टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लो, ये इतना जरूरत नहीं है, वॉल्केनोस पढ़ लो, ये ज्यादा पूछते हैं, या विंड सिस्टम इतना नहीं पूछते। तो ये कोई बता दे तो कोचिंग का अल्टीमेटली एम ये नहीं होता है। जिसने ग्रेजुएशन किया हुआ है वो इतना तो